आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस में होने वाले इस समिट के दौरान पीएम मोदी सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस साल जुलाई में पीएम मोदी रूस के दौरे पर थे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिव में बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्यभार संभाला। इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हरियाणा प्रदेश के अपने 2.80 करोड़ परियोजनाओं के अनतक सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण करा है। मैं भावुक और नतमस्तक हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संकल्प सर्वोपरि। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समृद्धि आत्मनिर्भर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत से ये सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को क्रोनिक किडनी रोगी के लिए डायलिसिस सेवा फ्री मिलेगी। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान की जाएगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। पार्टी चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा की है। बीजेपी के मुताबिक झारखंड में 81 में से 9 से 11 सीटों पे एजीयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को दी गई है। 68 सीटें बीजेपी खुद लड़ेगी, जबकि 2 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में ये यात्रा सीमांचल में भागलपुर से शुरू हुई। बता दें कि ये यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। ये यात्रा 8 अक्टूबर को भागलपुर, 9 को कटिहार, 20 को पूर्णिया, 21 को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर खत्म होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जैन की लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं, पूरा तो दूर की बात। सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जैन मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित न करेंगे, भारत से बाहर भी नहीं जा सकते। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज नामांकन दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 30 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। आज से 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीजेपी की किसी भी सीट पर अभी तक एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सपा ने अभी तक 7 और बसपा ने कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहा है। 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चे की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर आज एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बाल विवाह कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर बताया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी पर्सनल लॉ के तहत परंपराओं के प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि माता पिता अपने नाबालिग बेटियों और बेटों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते, भले उनका विवाह बालिग होने के बाद कराया जाए। पुलिस ने जम्मू कश्मीर मंत्री प्रतिशत शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक द्वारा राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े नहीं होने आरोपी की
प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। श्रीनगर पुलिस ने बिना किसी आरोपी के नाम बताए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पुलिस ने एक घटना का संज्ञान लिया है जिसमें एक व्यक्ति राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ा नहीं हुआ था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) के तहत पुलिस अधीक्षक दर्जों के अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बता दें कि विधायक अकबर लोन के पिता मोहम्मद अकबर लोन विधायक रहने के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में एक केमिकल गोदाम में रात करीब 11:10 पर भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 23 से 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहां उप मुख्य अग्निशम अधिकारी ए.के. मालिक ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग के कारणों की जाँच अभी चल रही है। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने बेंगलुरु टेस्ट में शानदार शतक जड़ा है। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा और भारत के खिलाफ पहला शतक है। सचिन ने अपना शतक 123 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। सचिन रविंद्र ने शतक से बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम फुटप्रिंट पर दिख रही है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद अब बाहुबली 3 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। बाहुबली फिल्म को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। राजमौली बाहुबली सीरीज के 2 फिल्मों का अपार सफलता के बाद तीसरी फिल्म बाहुबली 3 पर काम कर रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याहिया सिनवार की इजराइल हमले में मौत हो गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेशी मंत्री केट्स ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक दिन पहले बुधवार को एक रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया और जिसमें हमास के 3 सदस्य के मारे जाने की खबर आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमास नेता याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास इजरायली बंधकों को वापस करने और हथियार डालने पर राजी हो जाता है तो कल युद्ध समाप्त हो। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।